नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। बीते कई दिनों से आपने दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बीच काफ़ी तनाव देखा होगा। वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसान हैं जो सरकार द्वारा पास किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये विपक्षी पार्टियों द्वारा रची गई एक साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत वो अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेज रही है और जाम किया जा रहा है। हमने आपको 3 नए कृषि कानूनों के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है। इस आइकन को आप क्लिक करके उन 3 नए कृषि कानूनों के बारे में जान सकते हैं। आज हम इस वीडियो में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक मास्टर्स के छात्र से बात करने जा रहे हैं, जो आपको 3 नए कृषि कानूनों में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्यों हमारे देश के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर आ गए हैं, इसके बारे में बताएंगे। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया दिलीप जी। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि ये जो 3 नए कानून पास किए गए, मोटे तौर पर इन 3 नए कानूनों को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग इन 3 नए कानूनों से अवगत हो गए होंगे। तो अब हम लोगों को आगे बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा इस बिल में क्या है जिस वजह से जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के दावे हैं कि उनके फायदे के लिए इन 3 नए कानूनों को बनाया गया है। जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसे एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर इस चर्चा का आयोजन किया है और मुझे इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद। जब हम तीनों कृषि कानूनों के समय को, इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को और सरकार के जरिए जारी किए जा रहे वक्तव्यों को एक सिरे से देखते हैं, एक सीरीज में देखते हैं और एक समूह में देखते हैं, तो पाते हैं कि यह तीनों कानून कहीं से भी कभी भी किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते नहीं दिखते। पहला जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि बिल यह लाए कब जाते हैं, कोरोना के उस पूरे दौर में लाए जाते हैं जब इन तीनों कानूनों की कोई जरूरत नहीं रहती। एक बुनियादी समस्याओं को हल करने की जरूरत उस समय दिख रही होती है और एक अध्यादेश के जरिए, बिना किसी किसान संगठन से बात किए, बिना किसी देश के किसान से बात किए, यह तीनों बिल अध्यादेश के जरिए लाए जाते हैं और संसद में किस तरीके से इसको पारित कराया जाता है, इसका पूरा साक्ष्य हमारे सामने मौजूद है। 3 कानून लाए गए हैं। सिर्फ यह किसी एक कानून का मामला नहीं है, 3 कानून है। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है आपका कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। सन 1955 के विधेयक को रद्द किया गया। ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि उसको रद्द करके चीजों को खुले तौर पे छोड़ दी गई। अब तीनों कानूनों के बारे में आप किसी भी एक सामान्य किसान से पूछिए, वह आपको तीनों कृषि कानूनों का नाम सही ढंग से नहीं बता पाएगा। मैंने आपको अभी बताया और आप शायद तीनों नाम सुन के आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतने बड़े बड़े नाम कृषि कानूनों के क्यों रखे गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ टोकना चाहूंगा जी कि नाम भले बड़े हैं, सरकार के दावे हैं। वो जो जी पहला कानून आपने कहा कि फार्मर प्रोड्यूस बिल है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का बिल जो है, उसके तहत कहा जा रहा है कि सरकार एक वैकल्पिक मंडी की व्यवस्था करने जा रही है। यहाँ पर ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि एपीएमसी मंडी में जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें समस्या होती है, वहां पर बिचौलिए उन्हें परेशान करते हैं। तो इससे समस्या कहाँ खड़ी हो रही है इस कानून देखिए से, यहाँ अगर पहले कानून की हम बिल्कुल बात करें? बिल्कुल 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 ठीक है दिलीप। पहले कानून की बात करते हैं। सरकार के इसमें मूलतः जो दावे हैं, पहला दावा है कि किसान को विकल्प मिलेगा, वह मंडियों से बाहर बेच सकता है। दूसरा दावा है कि मंडियां किसानों का शोषण करती हैं, वहां अड़तियों की एक पूरी व्यवस्था है जहां जहां छोटा किसान बेच नहीं पाता है, इसलिए हम एक बाहर एक खुला बाजार का निर्माण कर रहे हैं।
पहला दावा पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है कि आप इस कानून के जरिए एक खुले बाजार में कहीं भी बेच सकते हैं, या किसानों के लिए बाजार मुक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर आदमी हल्का सा भी अध्ययन करे तो पाएगा कि इस देश में कभी भी किसी किसान को कहीं बेचने से नहीं रोका गया है। ई-नैम एक योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की। बेसिकली वह पूरी योजना इसीलिए आई थी कि किसान को कहीं भी बेचने की पूरी सुविधा हो। तो यह कहना कि यह कानून किसानों को खुले बाजार के रूप में उपस्थिति दर्ज कराता है, यह पहला झूठ है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को नए विकल्प की तरफ अग्रसरित कर रहे हैं। पहली चीज कि सरकार यहां भी पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। संसद में एक रिपोर्ट है शांता समिति की, उस रिपोर्ट को अगर कोई पढ़ ले तो स्वीकार कर लेगा कि कोई ऐसा नया बाजार नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि एक बना बनाया बाजार है जिसके ऊपर अब कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के बाजार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में सिर्फ 6% अच्छा, आपसे ऐसे मैं किसान हैं। जी विक्रम जी, जी जी आपने कहा कि बड़े पूंजीपतियों की बाजार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि अगर एपीएमसी मंडी की व्यवस्था जो किसानों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर कोई किसान किसी बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो कॉरपोरेट हैं, उसके पास अपना खेती वाला जो जमीन है उससे नहीं देना चाहेगा, तो क्या जबरदस्ती ले सकते हैं? जो कोई भी कॉरपोरेट नहीं ले नहीं सकता है, नहीं स्वाभाविक है। अब हाँ, अब बिल्कुल, अब ये सबसे मूल प्रश्न है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि किसानों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको एक बात कहता हूं कि बिल्कुल। सन 1990 से लेकर सन 2020 के पूरे कृषि आर्थिक मॉडल को देखिए। उस पूरे कृषि आर्थिक मॉडल में आप पाएंगे कि किसान और कृषि अर्थव्यवस्था को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको अपना खेत किसी बड़े कारपोरेट फर्म को, अपने पूरे गांव के पूरे खेत को, पूरे गांव का हर एक किसान किसी ना किसी को देने की नौबत आ जाएगी। देखिए कैसे, कितना बड़ा ये पूरा एक खेल है। किसी भी किसान की इस देश में आमदनी नहीं जी। बढ़ रही है। पहली आर्थिक हम्म। सोच प्रभावी कर दी गई है कि कृषि एक गैर लाभकारी क्षेत्र है जहां आपको लाभ नहीं हो सकता है। और पहली जो ये आर्थिक सोच बनाई गई है किसानों के संदर्भ में, समस्या ये थी कि हमें मूल समस्या पे काम करना था। कृषि मंडियां, सरकार खुद इस बात को स्वीकार करती है कि देश में 42,000 कृषि मंडियों की जरूरत है। वर्तमान में 7,000 कृषि मंडियां हैं, जिसमें से 60% के आसपास पंजाब और हरियाणा में है। और कृषि मंडियों का अपना एक फायदा है कि कृषि मंडियां किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करती हैं। और यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा का किसान इस बात को बेहतर जानता है कि अगर मंडियों के समानांतर एक नई मंडी खड़ा की गई, और वो एक ऐसी नई मंडी जहां पूंजीपतियों के पास बहुत बड़ी पूंजी है, वह बड़े बड़े गोदाम बना सकते हैं, वो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एक पूंजीपति कभी भी किसानों को सरकारी दाम से ऊपर लाभ के रूप में नहीं देगा। वो बाजार में है, वो धन के लिए काम करता है। तो सबसे जरूरत इस बात ले, की थी कि पहले हम मंडियों का निर्माण करें। जी जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि जो मंडी है, उसे सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मंडी की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है। मंडी जस का तस एक वैकल्पिक जो विकल्प एक तरह से किसानों को दिया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, पूरे कानून को कोई ढंग से अगर पढ़ नहीं रहा है, अगर इस कानून को सिर्फ पढ़ा जाए, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है दिलीप इस पूरे कानून में। पहले कानून की बात जिसकी हम कर रहे हैं, मंडियों के बाहर हम्म। किसी भी तरीके के लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप कितना भी खरीद सकते हैं, कितना भी बेच सकते हैं, इसकी जानकारी आपको सरकार के साथ साझा नहीं करनी है। आप बाहर एक बेहद ही सरल नियमों पर एक नया बड़ा बाजार खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसा बाजार जो किसानों को मंडियों तक पहुंचने नहीं देगा। आप अगर जियो का मॉडल अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो वह समझ सकता है कि किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। और आप देखिए कृषि मंडियां लगातार खरीद कम करेंगी, और जो बाहर एक समानांतर बाजार, देखिए दो बाजार बनाए जा रहे हैं। एक कृषि मंडी का बाजार है जहां एक मामूली टैक्स लगता है, जिस टैक्स के पैसे से गांव और ग्रामीण इलाकों की सड़कों का निर्माण किया जाता है ताकि किसान अपने अनाज को वहां तक पहुंचा सके। एक बाहर समानांतर बाजार खड़ा किया जाएगा जहां 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 कोई टैक्स नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और ये दोनों चीजें सरकार को आने वाले भविष्य में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हैं। सरकार को पता तक नहीं होगा कि बाहर किसके पास कितना अनाज पड़ा हुआ है
और ऐसी किसी परिस्थिति में जैसे हम कोरोना की परिस्थिति देख रहे हैं, सरकार खुद जो है बड़े-बड़े पूंजीपतियों से अनाज खरीद कर लोगों तक पहुंचाना चालू कर देगी। अगर आपके पास कोई जी। डेटा ही नहीं होगा कि कितना कौन खरीद रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो एमएसपी को लेकर। किसान संगठन, बहुत सारे किसान संगठन हैं और मुख्य तौर पर जो किसान है वो कह रहे हैं कि एमएसपी उनका चला जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी आपको जिस तरह से दिया जाता था एपीएमसी मंडी के द्वारा तहत वो दिया ऐसे ही मिलती रहेगी। इस पर अब थोड़ा क्लियरिटी डालिए। जी, देखिए, सरकार कह रही है लेकिन लिख नहीं रही है। किसान क्या कह रहे हैं कि उस बिल में सिर्फ एक चीज और लिख दीजिए कि कोई भी पूंजीपति, कोई भी बाहरी व्यक्ति हमें एमएसपी से नीचे का पैसा नहीं देगा। अगर वो ऐसा देता है तो वो एक कानूनी अपराध है और उसे उस तरीके की सजा दी जाए। लेकिन सरकार कह रही है, और कहने और लिखने में अंतर होता है। अगर आप भारतीय संसद के जरिए लिखकर कानून ला देंगे तो आपकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो हमें लिखकर चाहिए, उसी कानून में एक जगह आप लिख दीजिए कि एमएसपी एक कानूनी वैधता के अंतर्गत लाई जाएगी और कोई भी पूंजीपति किसी भी किसान के साथ एमएसपी के नीचे व्यापार नहीं कर सकता है। सिर्फ ये छोटी सी मांग जी, है। तो अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती है दिलीप, ये उनके ऊपर है, क्या परेशानी है। जी, अब हम तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, खास करके जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी ही पावर में है इस वक्त, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर। किसानों के हित में जो कानून बनाया गया है उस पर राजनीति किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप है कि वहां पर जो प्रोटेस्टर हैं वो इन पार्टी के मतलब कार्यकर्ता हैं, वो जमा हो गए हैं और किसान आंदोलन को एक तरह से हाईजैक। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज कि किसान राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह इस पूरी घटना का खंडन करते हैं, गृह मंत्री, और उनका स्पष्ट कहना है कि ये कोई प्रायोजित या राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तो जब देश के गृह मंत्री इसको स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर स्वीकार करना चाहिए कि यह किसानों का स्वयं किया जा रहा आंदोलन है, ना कि किसी के जरिए प्रायोजित किया जाने वाला आंदोलन है। और दूसरी चीज कि कांग्रेस राजनीति कर रही या कोई भी, इस देश में हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। अन्ना का आंदोलन भी हुआ है, उसके पहले बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ है, उसके पहले बहुत पीछे जाए तो जेपी वगैरह का आंदोलन हम देखते हैं। तो हर आंदोलन पे एक जो बिल्कुल एक टैग लगाया जाता है, सत्ता वो सरकारें लगाती रही हैं कि ये राजनीतिक कल प्रायोजित आंदोलन है। कल कल एक पार्टिकुलर टीवी चैनल ने यह भी दिखाया कि जो कुछ किसान हैं उनके ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर चिपके हुए थे और इस तरह के वहां पर नारेबाजी भी की जा रही थी। तो आपको नहीं लगता कि जो किसानों का जो मैं आंदोलन है वो दूसरे दिशा जी में बढ़ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरी दिशा में नहीं बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के नारे लगाने वाली बात की गई थी, जिनके बंधु करके कोई वो हैं, जिनका नाम लगातार खालिस्तानी आंदोलनों के संदर्भ में लिया जाता है। पहली चीज कि पिछले 6 वर्ष में पंजाब में खालिस्तानी के रूप में कोई आपको आंदोलन नहीं दिख रहा था। कोई खालिस्तानी पंजाब में आपको नहीं दिख रहा था। इतने मजबूत गृह मंत्री हैं, कम से कम तो कोई एक खालिस्तानी पिछले 6 साल में पकड़ लिए होते। अचानक से कृषि आंदोलन पंजाब से खड़ा होता है तो फिर अचानक से खालिस्तान कहां से आ जाता है। और दूसरी बात, जिस बंधु के नाम पर खालिस्तान का पूरा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस बंधु की एक तस्वीर प्रधानमंत्री और सनी देओल दोनों के साथ भी पड़ी हुई है। तो एक समय वही किसान जब प्रधानमंत्री की रैली में पंजाब में एकत्रित होते हैं तो वह पंजाबी हैं, वह हिंदुस्तानी हैं, वो देशभक्त हैं। और वही किसान अगर पैदल चलकर अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, परिवार छोड़कर दिल्ली में अपना हक मांगने आते हैं तो वो खालिस्तानी है। ये प्रोपेगेंडा है और मीडिया चैनल जैसे हर आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर रहा चलिए, है, मैं इस आंदोलन को भी करने की कोशिश की जा रही है। है अगला सवाल में आप मेरा यह है कि जो गृह मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन लोगों के द्वारा गृह मंत्री ने, आपने देखा होगा, किसानों से अपील की कि आप हमसे बात कीजिए। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा और कहा बात कीजिए क्योंकि बात से ही रास्ता निकलेगा।
तो कुछ तो किसान जो संगठन है, किसान के लीडर्स हैं, उन्होंने बात करने से मना कर दिया था। आपको नहीं लगता कि एक मिल बैठकर अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको हल करने का कोशिश किया जाना चाहिए किसानों की तरफ से भी? नहीं, देखिए, किसानों ने मिलने से मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि बिना शर्त के बात होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने जी। 3 दिन पहले कहा कि 3 तारीख को हम बैठक करेंगे। मतलब किसान दिल्ली में पहुंच रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, और आप खुद से समय तय करते हैं कि हम 3 को मिलेंगे। अमित शाह रात में कहते हैं कि हम किसानों से बात करेंगे, और अगले दिन हैदराबाद में राजनीतिक रैली कर रहे होते हैं। किसानों के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है मीडिया में बयान देना कि हम बात करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि हम शर्त आधारित बात नहीं करेंगे। बुराड़ी मैदान जो दिल्ली का एक बाहरी इलाका है, आप वहां हमें बुलाकर एक मैदान में कर देना चाहते हैं, और चारों तरफ से फिर पुलिस बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। कुछ दिन तक चलेगा आंदोलन, फिर धीरे धीरे आंदोलन कमजोर होगा, लोगों के घरों की अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली के बाहर किसान कहीं एक जगह जी, पर किसानों को रोक दिया जाए, और विक्रांत किसान चाहते हैं कि दिल्ली के कहीं नजदीक में हम टिकें। जी, विक्रांत जी, यह भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान उग्र हो गए हैं। किसानों के द्वारा जो नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, मतलब प्रोटेस्ट के नाम पर। दिलीप जी, अगर किसान उग्र हो रहे हैं तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि दर्शकों को और हमारे पूरे देशवासियों को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 4 से 5 दिन में 4 या 5 किसानों की जान भी जा चुकी है इसी आंदोलन की वजह से। बीती रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास आप वाटर कैनन से किसानों के ऊपर हमला करते हैं, तो ये किस तरीके का उग्र आंदोलन है? सिर्फ किसानों के हिस्से को देखना, अगर आप उनका रास्ता रोकेंगे, और दिल्ली जाना कोई बहुत बड़ा जुर्म तो है नहीं, और पंजाब या हरियाणा या यूपी या मध्य प्रदेश का किसान आतंकवादी तो है नहीं। शांति से अगर वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान पहुंच जाता है, तो इससे किसका क्या नुकसान हो सकता है? तो ये किसानों का कहना जी, कि आंदोलन उग्र हो रहा है, ये सब जो है मुझे लगता है कि सही शब्द नहीं है। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है तो वाटर कैनन जैसे जो वाटर कैनन और जो गैस टीयर गैस के जो गोले हैं उसका इस्तेमाल शायद पुलिस को नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि उग्र हो रहे हैं, उस वजह से मजबूरन पुलिस को ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप एक अर्थशास्त्र के छात्र हैं और बतौर एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि भारतीय किसानों की हालत क्या है। मैं आपसे 2-3 पॉइंट में आंसर पूछना चाहूंगा अंत में कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि किसानों की जो हालत, आप जानते हैं किसानों की हमारे देश में किस तरह की हालत है, तो वो बेहतर हो सके, उनका जीवन स्तर वो ऊपर उठ सके। क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए दिलीप, जो किसानों की पूरी समस्या है, मैं आपसे कहता हूं कि आप तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और उधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर इधर राजस्थान, गुजरात, पंजाब तक आप चले जाइए। किसानों से आप जब भी किसी भी किसान से आप बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनकी 2-3 बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। पहला, कि उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता है, और यह बात सरकार खुद संसद में स्वीकारती है। और जो भी उनकी उपज होती है उसका जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वो कभी भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया। अभी मैं इस पे आपको बताता हूं कैसे। दूसरी चीज, किसानों के ऊपर इस देश में सबसे अधिक कर्ज का दबाव पड़ा हुआ है। उनकी आमदनी और लिया जाने वाले कर्ज के बीच में एक बहुत बड़ा फासला तैयार किया जा चुका है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी एक आर्थिक एक आर्थिक षड्यंत्र है किसानों के प्रति। और ये कोई पिछले 6 साल का नहीं है। ये आप अगर नई आर्थिक नीति 1991 के बाद अगर देखिएगा, तो ये एक पैटर्न तैयार किया गया है। और इसका पहला पहला जो परिणाम निकल कर आया कि वर्ष 2095 से लेकर 1995 से लेकर 2020 के बीच में तकरीबन 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। तो दूसरी जो सबसे मूल समस्या है वह कर्ज की समस्या, और तीसरा एमएसपी की कानूनी मान्यता है कि इस देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी प्राप्त हो जाती है। अगर हम इन 3 बुनियादी समस्याओं के समाधान पे अब काम करें, तो किसानों की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो पहला काम हमें करना होगा कि आज ही जो है
संसद में कानून लाइए, C2 पद्धति से देश के हर राज्य सरकार को हर फसल पर मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दीजिए और इसे कानूनी वैधता प्रदान कीजिए। जब तक आप सही दाम नहीं देंगे, किसानों की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कर्ज मुक्त किसान करना बहुत जरूरी है। और कर्ज मुक्त करते समय मैं किसी कॉर्पोरेट क्रेडिट कल्चर का हवाला नहीं दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि बाजार बिगड़ जाएगा, आरबीआई कहती है कि कर्ज माफी से बाजार बिगड़ जाएगा, मैं बहुत बहुत गंभीरता से यह बात आपके इस पोर्टल पे रखना चाहता हूं कि अगर वर्ष 2006-2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जरिए मूल्य निर्धारण किया गया होता तो आज किसानों के पास एक अच्छा खासा धन हो सकता था। लेकिन जो पिछले 14 से 15 सालों में किसानों ने आर्थिक नुकसान झेला है, वह आपके दिए गए कुल कर्ज से कहीं ज्यादा है। इसलिए दूसरा काम कीजिए, किसानों को कर्ज मुक्त करिए। इस देश में प्रति किसान 1.04 लाख रुपए का कर्ज है और यह कर्ज सिर्फ इसलिए बढ़ता गया क्योंकि उनकी फसलों का कभी वाजिब दाम नहीं मिला। जब उनका उनका प्याज निकलता है तो बाजार 3 रुपए किलो रहता है और जब उनका प्याज बाजार में बिकना बंद हो जाता है, जब उनकी फसल कट जाती है तो 20 दिन बाद पता चलता है प्याज 50 रुपए हो गया है। तो इस चीज को जो है हमें 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 इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मंडी व्यवस्था में कमियां थी, मैं भी स्वीकार करता हूं दिलीप कि अड़तियों के जरिए एक बहुत बड़ी कमी मंडी व्यवस्था में व्याप्त है। हम मंडी व्यवस्था में व्याप्त कमियों को ठीक करने के लिए कानून लाए। संसद में भी बहुत कमियां हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी बहुत कमियां हैं, तो क्या पैरेलल हम एक निजी संसद या निजी प्रधानमंत्री कार्यालय बनाएंगे? हम उस व्यवस्था को ठीक करते हैं। तो किसानों के लिए पहले मंडियों का निर्माण करिए। आपकी संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि हर 5 किलोमीटर पे एक मंडी होनी चाहिए। इस देश में कहीं पता कर लीजिए, 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं अगर किसी मंडी मिल जाए तो 42,000 जिन मंडियों की बात आपकी समिति करती है, आप उनका निर्माण करिए, तब जाकर किसानों को सही दाम मिल पाएगा। और एमएसपी की कानूनी मान्यता जो किसान वर्तमान में फिर मांगना चालू करती हैं, ये करना बहुत जरूरी है। तो पहले इन तीन मूल समस्याओं पे काम करिए, किसान को कर्ज मुक्त करिए, किसान के फसल को किसान की फसल का सही दाम दीजिए और उस फसल के दाम का सही निर्धारण कीजिए। तीनों मुद्दों पर काम कीजिए। कृषि संकट का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिकुड़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे विक्रांत निर्मल सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को नए किसान पर स्पष्टता से रखा। सभी मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातों को पूरे स्पष्ट तरीके से रखा है। मुझे उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको जितनी भी कंफ्यूजन होगी नए किसान बिल से संबंधित वो क्लियर हो गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।